Hello everyone, this is the first video of history of class 10th for ICSC board students only. So actually in history of class 10 there are only around 3 units which are divided into around 15 chapters, 15-16 chapters. So in this first unit we will be discussing the first 5 chapters, that is the first war of independence, growth of nationalism, first phase of Indian national movement, second phase of Indian national movement, and the Muslim League. So in this unit particularly we'll be discussing the timeline of 1857 to 1917. तो 1857 से 1917 तक क्या क्या हुआ देश में, क्यों हुआ, उसके रीजंस, कौन कौन उसमें पर्सनालिटीज़ थे, किस तरीके मूवमेंट रहे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लखनऊ पैक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में से डिस्कशन होगा. सो फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस की फर्स्ट वॉर कब स्टार्ट हुई? 1857 में स्टार्ट हुई थी. क्यों स्टार्ट हुई? इसके कुछ ना कुछ कॉजेज़ रहे थे. सो इन फर्स्ट इज़ द पॉलिटिकल कॉजेज़. कुछ राजनीतिक कॉजेज़ थे. राजनीतिक कॉजेज़ में था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. एक्चुअली जो हमारे कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स का राज था, उनकी एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि वो अपना जो एरिया था वो बढ़ाते जा रहे थे. और इस वजह से जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें बहुत कंप्लेंट रहती थी, क्योंकि उनकी ही ज़मीन को पे वो हक जताते जा रहे थे और बढ़ती जा रही थी. और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी जून 1757 में. तब से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टेरिटरीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना स्टार्ट कर दी थी. अब वो किस किस तरीके से करते थे? सब्सिडी अलायंस, आउटराइट वॉर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अलाइड मिसरूल, ये 4 चीज़ें थी जो उन्होंने यूज़ करी अपनी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के लिए. क्या क्या थी? देखिए, आउटराइट वॉर्स का मतलब क्या था कि ये कुछ वॉर्स वेज करने लगे, यानी वॉर्स को बढ़ावा देने लगे. फॉर एग्जाम्पल, बैटल ऑफ बक्सर हुई, बक्सर बिहार में है, जो 1764 में हुई थी. इसमें ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर इन्होंने कब्जा करा. फिर उसके बाद एंग्लो मसूर वॉर थी जो टीपू सुल्तान के साथ हुई थी 67 से, ये 1767 है, सॉरी, ये 1967 नहीं है, 1767 से 1799. इसके अलावा द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 तक. सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 23 से 56 तक. और फर्दर कैप्चरिंग ऑफ असम एंड पार्ट्स ऑफ म्यांमार को बर्मा कहते थे पहले. तो ये वॉर्स पे इन्होंने वर्क करा, एक्सपेंड करते रह गए अपनी टेरिटरीज. इसके अलावा सब्सिडरी अलायंस क्या था? जो लॉर्ड वेजली द्वारा आया था. इसमें क्या था? अंडर दिस रूलर्स आर एग्रीड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि देखिए, कुछ लोगों ने, कुछ रूलर्स थे, उन्होंने वॉर एक्सेप्ट करी, उन्होंने वॉर लड़ी और फिर उनकी ज़मीन जो थी ब्रिटिशर्स द्वारा छीन ली गई. लेकिन कुछ रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अगर हम वॉर लड़ते हैं, हम उनकी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वॉर लड़ पाएँ. ऐसा क्यों था? देखिए, इंडिया जो था वो बहुत छोटे छोटे, एक तरीके से छोटे छोटे राज्य थे, और इतने छोटे राज्य के पास ब्रिटिश से लड़ने के बराबर की ताकत नहीं थी. तो वो क्या करते थे कि जो लड़ सकते थे वो लड़े, हारे, फिर उनकी ज़मीन कब्जा कर ली गई, जैसे मसूर में हुआ. ठीक. बाकी उन्हें क्या करा? उन्होंने खुद ही एग्री कर लिया कि नहीं, हम ब्रिटिशर्स के साथ में ही काम कर लेते हैं, उनको अपना अलायंस बना लेते हैं. ठीक है. तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें मानी? इन्होंने माना कि ब्रिटिश पावर जो सुप्रीम है, और सरेंडर कर दिए अपने सारे रिलेशन, यानी कि फॉरेन रिलेशन जितने भी इनके थे वो सरेंडर कर दिए, और ये आगे किसी भी वॉर के लिए बढ़ावा नहीं देंगे, इस बात को इन्होंने माना. ब्रिटिश रेसिडेंट को अपने हेडक्वार्टर में जगह दी, यानी कि जहाँ पर भी इनकी छोटे छोटे प्रोविंस थे उनका जो हेडक्वार्टर था वहाँ पे ब्रिटिश रेसिडेंट, यानी ब्रिटिश मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स वहाँ पर वर्क करेंगे, वहाँ रहेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा जो प्रोविंस है, स्टेट है, वो ब्रिटिश के कब्जे में रहे, और वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ब्रिटिश को पता चलती रहें. इसके अलावा किसी और यूरोपियन को, ब्रिटिश जो है वो यूरोप का पार्ट है, तो किसी और यूरोपियन को जॉब देने से पहले वो ब्रिटिश से कंसल्ट करेंगे, और ब्रिटिश ट्रूप्स यानी ब्रिटिश की जो सेना है वो अपनी कॉस्ट पर अपनी कॉस्ट पर ही रखेंगे. एक तरीके से वर्चुअली इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस लॉस कर दी थी. बाय 1856 1856 आते आते
मोस्टली जो स्टेट्स थे उन्हें या तो छीन लिया गया था, एनेक्स कर दिया गया था, या फिर वो अलायंस में कन्वर्ट हो गए थे। इस तरीके से ब्रिटिश जो था वो सुप्रीम पावर बन चुका था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि भाई जो भी रूलर है उसका जो एडॉप्टेड, यानी एडॉप्टेड गोद लिया हुआ जो हायर होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ हक मिलेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का, यानी कि वो टेरिटरी राज्य को अपना नहीं मान सकता, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी ही उसकी होगी, तो टेरिटरी और टाइटल उसको नहीं मिलेंगे। यही चीज़ हुई थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ, जब उन्होंने अपना अडॉप्ट करा था एक सन आनंद राव नाम से, झांसी की रानी जिन्हें हम कहते हैं, तो इसी वजह से झांसी को भी एनेक्स करा गया था। यही सेम चीज़ हुई थी सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर में। ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ अलाइड मिसरूल, ये लॉर्ड डेलहौजी द्वारा आया था 1856 में। इन्होंने एनेक्स करा था अवध को, अवध के ऊपर कब्जा करा था और अवध पे अपनी गवर्नमेंट लागू कर दी थी, और इन्होंने कहा था कि भाई गुड फॉर द गवर्न, यानी कि अवध के लिए बेटर है हमारा गवर्नेंस, इस वजह से हम अवध को कैप्चर कर रहे हैं। ये अलाइड मिसरूल, प्रीटेक्स्ट ऑफ अलाइड मिसरूल में आता है कि खुद से कह देना कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा बेटर काम कर पाएगी अवध के लिए, तो इन्होंने अवध को कब्जा लिया था। ऑन द कॉन्ट्रारी, तो भाई इन्होंने कहा था कि अवध के लिए अच्छा होगा, पर हुआ उससे बिल्कुल उलट। क्या हुआ, पीपल्स को हार्डशिप फेस करनी पड़ी, लोगों ने अपनी जॉब खोई, हायर टैक्सेस, इवन जो 75,000 कंपनी, सबसे बुरी जो चीज़ थी कि जो 75,000 कंपनी के सिपाही थे जिन्होंने वॉर लड़ी थी और अवध के ऊपर कब्जा करा था, वो अवध के ही थे। यानी जितनी भी आर्मी ने अटैक करा था अवध पे, उनमें से 75,000 अवध के थे। तो उन लोगों के दिल में भी एक बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल सी फीलिंग आ गई थी। इसके अलावा डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन थे? मुगल एम्पायर थे। मुगल एम्पायर थे, ये लास्ट मुगल एम्पायर थे। इनके साथ क्या हुआ था कि इनको प्रोटेक्शन में रखा गया था कंपनी की, जिससे कि ये अपनी पावर्स ना बढ़ा पाए। और 1949 में लॉर्ड डेलहौजी ने कहा कि इनका जो भी सक्सेसर होगा, यानी इनके जो भी बेटे होंगे, वो रेड फोर्ट यानी कि लाल किले को जो दिल्ली में है उसे अपने महल की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इन्हें शिफ्ट होना पड़ा कुतुब मीनार के पास। तो ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल सी चीज़ थी। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 में थे, उन्होंने कहा कि भाई अनाउंस सक्सेसर विल नॉट यूज़ इम्पीरियल टाइटल्स, यानी कि जो इनका टाइटल्स थे, जैसे नवाब टाइटल्स होते थे, राजा टाइटल्स होते थे, इसी तरह मुगल एम्पायर के जो भी टाइटल्स थे उनको ये यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ इनको प्रिंस कहा जाएगा। इसकी वजह से जितने भी मुसलमान थे उनकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, और इसी वजह से जीनत महल जो कि बहादुर शाह की वाइफ थी, उन्होंने इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी। याद रखिए लॉर्ड डेलहौजी, डेलहौजी एक है हिमाचल प्रदेश में एक जगह भी है डलहौजी, तो इन्हीं के नाम पर है। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों के नाम पे हमारे देश में अभी जगहें हैं। खैर देखिए, ये थे लॉर्ड वेजली। ये पिक्चर्स आपके में इसलिए दिखाई गई है क्योंकि 10th क्लास में कभी कभार पिक्चर स्टडी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कैसा दिखता था, और पिक्चर स्टडी में सिर्फ फोटो दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इन्होंने क्या करा था, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये लॉर्ड वेजली थे, ये लॉर्ड डेलहौजी, ये वाइफ थी हमारी जीनत महल, और ये थे बहादुर शाह की वाइफ जीनत महल, ये रानी लक्ष्मीबाई। ये दो पोर्ट्रेट्स हैं बाजीराव सेकंड के और नाना साहिब के, इनका क्या रोल था ये भी पता चलेगा आपको। देखिए, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मी, देखिए नाना साहिब जो थे अडॉप्टेड सन थे बाजीराव के, बाजीराव ये हैं, और नाना साहिब जो हैं वो उनके बराबर में है, ये हैं, ठीक है, जो कि लास्ट पेशवा थे। पेशवा पहले एक तरीके की उपाधि थी, एक पोजीशन थी, जैसे कि मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के तरीके से होता था, पेशवा उन्हें कहा जाता था पहले मराठास में, ठीक है। तो लास्ट पेशवा थे, नाना साहब के अडॉप्टेड सन थे। इनको भी मना कर दिया गया कि इनको पेंशन नहीं दी जाएगी जो बाजीराव सेकंड को मिल रही थी, और इनको कानपुर रहने के लिए फोर्स करा गया, जो कि इनकी खुद की फैमिली पुणे में रहती थी उससे दूर रहे, इसलिए फोर्स करा गया। इस वजह से जितने मराठास थे उनमें गुस्सा पैदा हो गया। रानी लक्ष्मीबाई का ऊपर ऑलरेडी डिस्कस करा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में। एब्सेंटी और सवर्जिनिटी ऑफ ब्रिटिश, यानी देखिए जो ब्रिटिश जो रूल कर रहा था वो ब्रिटिश यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी थी, यहाँ पर एक्चुअल रूलर्स थे ही नहीं। तो ब्रिटिश जो था मिलियंस ऑफ माइल यानी इंग्लैंड में बैठ के रूल कर रहा था, तो यहाँ पर एक्चुअल गवर्नमेंट थी नहीं।
इंडिया की क्या स्थिति है वो नहीं देख रही थी, कंपनी सिर्फ अपने हिसाब से इंडिया चला रही थी। तो ये भी एक कारण था। मीन्स इंडिया वॉज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंग्लैंड। अर्लियर रूलर्स सेटल्ड, पहले के जो रूलर्स थे जैसे चाहे वो मुगल एम्पायर हो कोई भी, वो आए थे इंडिया में सेटल हुए थे, और जो भी रेवेन्यू था यानी जो भी इन्होंने पैसा इंडिया से कमा रहे थे वो इंडिया में ही इस्तेमाल कर रहे थे। पर यहाँ पर क्या हो रहा था ब्रिटिश रूल में कि वो रेवेन्यू अब इंग्लैंड को भेजा जा रहा था, ठीक, यानी कि इंडिया की वेल्थ कम हो रही थी। सोशल रिलीजियस कॉसेस क्या क्या थे? इंटरफेरेंस ऑफ सोशल कस्टम, यानी कि हमारे जितने भी सोशल रिलीजियस हमारे कॉजेज ऐसे बने कि हमारे सोशल कस्टम्स हिंदू मुसलमानों के उसमें इन्होंने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहले हमारे सती प्रथा थी, इसको इन्होंने हटाया 1829 में। विडोज़ की पहले रीमैरिज नहीं होती थी, उसके लिए एक एक्ट लेकर आए ना 1856 में। खैर ये आज की डेट में हमें पता है कि अच्छी चीज़ें करी हैं, लेकिन उस टाइम के लोगों के लिए ये फीलिंग थी कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं और शायद ये हल्के हल्के करके हमारे रिलीजन को ख़त्म करना चाहते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन दी गई गर्ल्स को, पहले हमारे देश में गर्ल्स को एजुकेशन के लिए नहीं देते थे, और ये जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर लोगों के द्वारा वेलकम नहीं करी गई। एक अप्रीहेंशन क्रिएट हुआ। अप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ समथिंग बैड विल हैपन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन। कुछ मॉडर्न इनोवेशंस को लेके एक डर क्रिएट हुआ। वो क्या था? टेलीग्राफ, यानी कि जहाँ पर भी टेलीग्राफ पोस्ट लगाए जाते थे जिनके घर के सामने, उनके लिए उनका ये माना जाने लगा जिन जिनके घर के सामने टेलीग्राफ पोस्ट लगेगा उनको शायद मार दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो एक ये जो था एक डर था। रेलवे में देखिए एक ही कंपार्टमेंट में कई सारी सीट्स होती हैं, तो उन सीट में कोई डिवीज़न नहीं था। पहले इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था कि ब्राह्मण अलग बैठेंगे, शूद्र को अलग बिठाया जाता था, लोअर कास्ट अपर कास्ट, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था। तो वहाँ पर जो हायर कास्ट वाले लोग थे वो ये सोचने लगे कि हमें लोअर कास्ट के साथ बिठा के हमारी जो है कास्टिज्म पे ये अटैक कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ थी। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस की तरफ जो थे, जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो रूड एरोगेंट बिहेव करते थे, और मुस्लिम्स को एक तरह से क्रूअल और अनफेथफुल इन्होंने डब करा, पूरी तरीके से फैलाया कि मुसलमान जो होते हैं वो क्रूअल होते हैं और अनफेथफुल होते हैं। करप्शन जो था बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। भाई करप्शन हर जगह पे, इंडियंस के काम नहीं होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांगते थे अंग्रेज उनका काम करने के लिए। ऑपरेशन ऑफ पुअर, भाई पुअर्स के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि जब भी अगर कोई चीज़ होती थी और वो जुडिशल सिस्टम में और कोर्ट्स में वो बात जाती थी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जुडिशल सिस्टम था, और कॉम्प्लेक्स जुडिशल सिस्टम के साथ साथ लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके लिए फ़ाइट कर पाए। एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज स्टार्ट हुई। मिशनरीज का काम होता है कि भाई एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इस तरह मिशनरीज स्टार्ट हो गई जो हिंदूज मुस्लिम्स को कन्वर्ट कर रही थी। फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, एक फियर भी था रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। उसमें ये माना जा रहा था कि हमारी जो संस्कृति है, इंडिया की जो एथिकल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनको ख़त्म करके वेस्टर्न चीज़ें लागू करना चाहते हैं। टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, देखिए आज भी हमारे देश में मॉस्क हो या मंदिर हो, चर्च हो, इन सब पे टैक्स नहीं लगता है। तो उस टाइम टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या होने लगा, जितनी पोर्टरेज आती थी, यानी कि जो भी चंदा वगैरह आता था वहाँ के, मान लीजिए मंदिर होता है उसमें कोई से पुजारी रहते हैं, अपनी फैमिली अपने चंदे वगैरह से पालते हैं, तो उसके ऊपर रोक लगने लगी, और उसके अगर आप दान करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये सब चीज़ हो गई। इस वजह से वहाँ पे जो दान रहने लगा था वो भी कम होने लगा, वहाँ उससे जो पुजारी वगैरह थे उनकी फैमिली डिस्टर्ब होने लगी। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, एक लॉ ऑफ प्रॉपर्टी बना। इसमें क्या था, द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 जो था वो चेंज करा गया हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। इसमें क्या था, पहले क्या था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू से कन्वर्ट होकर कोई कुछ और बन जाता है तो उसको अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं हो रहेगा। लेकिन उन्होंने क्या करा, हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी लेकर आए जिसमें इसके ऊपर हक आ जाएगा अगर आप दूसरे रिलीजियस में भी कन्वर्ट हो जाओगे तब भी। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे? इकोनॉमिक्स कॉजेज़ ये थे कि भाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जितने भी हमारे एक्सपोर्ट करा जा रहा था चीपर रेट पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ के काम में आ रहे थे, और यहाँ पर लोगों को फोर्स करा जा रहा था कि भाई ब्रिटिश से इसके रेडीमेड चीज़ें पहने, और उन चीज़ों पर बहुत कम ड्यूटी या फिर नॉमिनल रेट लगाए गए। इंडिया के जो होममेड चीज़ें थी वो
रेडीमेड चीज़ों के खिलाफ मुकाबला नहीं कर पा रही थी, इसलिए भारतीय लोग जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, हल्के हल्के भारत की जितनी वेल्थ थी उसको छीना जा रहा था। गोल्ड से एक्सचेंज रोक दिया गया। पहले यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करती थी, वो गोल्ड के थ्रू एक्सचेंज करती थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, मनी का यूज़ कर दिया, जो कि इंडियन गुड्स को बाय करने के लिए मनी का यूज़ कर लिया, और जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो सब और से कहाँ भेज रहे थे, वो इंग्लैंड भेज रहे थे, ठीक। जितने भी ऑफिसर सिपाही जितने भी सब थे वो इंडियन वेल्थ से ही, इंडिया खजाने से ही उनको पे करा जा रहा था। डिके ऑफ कॉटन इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट्स, देखिए जैसे आपको ऊपर बताया कि जो हमारे जहाँ पे जो चीज़ें बनती थी वो compete नहीं कर पा रही थी, इस वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्री, कपड़ा की इंडस्ट्री थी भारत की, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो हल्के हल्के बेकार होना स्टार्ट हो गई क्योंकि वो अब compete नहीं कर पा रही थी। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री, देखिए जो हमारे पीजेंट थे, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, उनको बहुत बड़ा बड़ा टैक्स देना पड़ता था और उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो टैक्स भी दे दें और अपने फार्मिंग भी कर लें, उसमें खर्चा भी कर लें। तो इन्हें क्या होता था, जब टैक्स पे नहीं करने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी। ज़मीन बेच के ये बिल्कुल बेरोजगार हो जाते थे। और ज़मींदार जो थे बड़े बड़े, उन्हें मर्चेंट एंड मनी लेंडर्स से एक्सचेंज करा गया, चेंज कर दिया गया। तो इस वजह से जो पीजेंट्स जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उनके इकोनॉमी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी वो कैप्चर कर ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो जितना भी एम्प्लॉयमेंट था वो पहले ब्रिटिशर्स को प्रेफरेंस दिया जाता था हाई जॉब्स के लिए। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसमें ज़्यादातर इंगेज थे ब्रिटिशर्स, तो इंडियन को एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स यानी नील, देखिए इंडिगो वैसे तो एक मुनाफे वाली चीज़ है, बट क्या करा जा रहा था, कुछ जगहों पर जो लोग इंडिगो नहीं भी बोना चाहते हैं, कल्टीवेट नहीं करना चाहते, उन्हें फोर्स करा गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही आप कल्टीवेट करोगे। क्यों? क्योंकि इंडिगो से ब्रिटिशर्स एक बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहे थे, इस वजह से इंडियंस को फोर्स कर रहे थे। डिक्लाइन ऑफ लैंड एरिस्टोक्रेसी, एज पर द प्रोविजन ऑफ आइनम कमीशन 1852, 20 स्टेट्स वर कन्फिस्केटेड when unable to provide evidence like land deeds by landlords। यानी कि पहले देखिए, आज की डेट में भी बहुत से लोगों के पास अपने परदादाओं की ज़मीन के पेपर्स नहीं होते हैं, सिर्फ उन पर एक क्लेम होता है। तो उस टाइम यानी मान लीजिए 1852 में एक कमीशन बनाई गई, उसमें कहा कि भाई आप अपने पेपर शो करिए। तो लोगों के पास उस टाइम इतने ज़्यादा पेपर्स अवेलेबल नहीं होते थे अपनी प्रॉपर्टी के, क्योंकि वो दादा की ज़मीन होती थी जो किसी न किसी रूलर से मिली हुई है, दादा परदादाओं की ज़मीन है, उसमें ज़माने से खेती करते हुए आ रहे हैं, तो उनके पेपर्स तो अवेलेबल थे नहीं। तो जिन जिन के पास पेपर्स अवेलेबल नहीं थे उन सबकी ज़मीन जो थी ब्रिटिश ने कब्जे में कर ली अपने। इसके अलावा मिलिट्री कॉज क्या था? मिलिट्री कॉज था भाई जो इल ट्रीटमेंट करा जा रहा था इंडियन सोल्जर्स के साथ, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, एक ऐसा एक्ट आया जिसमें देखिए पहले ब्राह्मण्स जो थे वो मानते थे कि एक नदी को पार करना, समुद्र को पार करना वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, उसे टैबू मानते थे वो। एक ऐसा एक्ट पास करा गया जिसमें उन्हें ज़बरदस्ती ओवरसीज़ पोस्टिंग मिली, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स हर्ट करने लगे। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन आर्मी इन ब्रिटिश, इंडिया के जो प्रोपोर्शन था ब्रिटिश आर्मी में बहुत ज़्यादा था, यानी एक ब्रिटिशियंस के मुकाबले 4000 हिंदुस्तानी थे उसमें, ठीक है। तो ये भी एक कारण बना। ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, धुंधले प्रोस्पेक्ट्स थे प्रमोशन के, यानी जितनी भी हाई पोजीशंस थी वो सब ब्रिटिशर्स के लिए थी, और इंडिया के लिए जो हाईएस्ट पोजीशन थी वो सूबेदार की थी। डिप्रिवेशन ऑफ अलाउंसेस ले लिए गए, भाई घर से दूर अगर आप काम करेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं दिया जा रहा था। पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1853 एक आया जिसमें कि जो फ्री में पोस्ट लोगों के पास आ सकते थे, सिपाही के पास आ सकते थे, वो चीज़ इनसे छीन ली गई। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, कई जगहों पर फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे कि दिल्ली और इलाहाबाद जो थे, कुछ कुछ एरिया में सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही आर्मी थी, जैसे कि दिल्ली इलाहाबाद में सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी थी। इंग्लैंड के पास क्यों नहीं थी आर्मी, वाला इंग्लैंड की आर्मी वहाँ पर क्यों नहीं थी? क्योंकि इंग्लैंड जो था वो देश के बाहर की वॉर्स में इंगेज था, इस वजह से। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, देखिए इंडियंस जो थे अपने नॉर्मल जो भी इनके पास हथियार थे उनसे बहुत ज़्यादा बेटर वर्क करते थे, और एक जो छवि थी ब्रिटिश की इनको नहीं हराया जा सकता, वो टूट गई थी। वो कब टूटी? जब इन्होंने पहली अफ़गान वॉर जो कि 1838 और 42 में हारी, पंजाब वॉर इन्होंने हारी,
क्रिमन वॉर इन्होंने हारी। ये एक ऐसी चीज़ें थी जिसमें ब्रिटिश जो था कि वो उसे नहीं हरा सकते, वो एक मिथ टूट गई। बहुत ज़्यादा कम सैलरीज इन्हें दी जा रही थी। इमीडिएट कॉजेज़ क्या हुए, जो एकदम से इमीडिएट कॉजेज़ क्रिएट हुए जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति को लेकर आए, वो क्या थे? सबसे बड़ा कॉज था इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। देखिए पहले जो हमारे सिपाही थे उनके पास ओल्ड फैशन मस्कत राइफल उन्हें दी जाती थी, उसको चेंज करा गया एनफील्ड राइफल क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस थी। ये जनवरी 1857 की बात है। तो फरवरी 1857 में 19th नेटिव इन्फेंट्री ब्रह्मपुर बंगाल, इन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। इन्होंने क्यों करा? क्योंकि जो इनकी कार्टरेज थी, जो एनफील्ड राइफल की कार्टरेज थी जिसमें बारूद था, उसको दांतों से छील के बंदूक में उसका बारूद डाला जाता था। तो जो वो कार्टरेज थी वो ये कहा गया कि वो काऊ एंड पिग की चर्बी से बनी है, फैट से बनी है। तो काऊ का मांस हिंदूज के लिए टैबू है और पिग का मुस्लिम्स के लिए टैबू है। तो इसका विरोध हुआ और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे, जो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत महान व्यक्ति थे, मंगल पांडे ने क्या करा, अटैक कर दिया 37 नेटिव आर्मी के ऑफिसर्स पे जो बैरकपुर में थे। इस वजह से मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल करके हैंग कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको फांसी की सज़ा हो गई। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरठ में क्या हुआ, 9 मई को 85 सिपाही ने रिफ्यूज़ कर दिया उन कार्टरेज को छूने की वजह से और उनको 10 साल का जेल करार दे दिया गया। उसके ठीक अगले ही दिन जितने भी सारे सिपाही थे वो गए और उन्होंने इन 85 सिपाही को छुड़वा लिया। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, जितने भी सोल्जर्स थे जिन्होंने ये सब एक्ट करा था मेरठ में, वो दिल्ली आ गए अगले ही दिन और दिल्ली को पूरी तरह से घेर लिया। और जो दिल्ली में इंडियन आर्मी थी उसके साथ मिलकर पूरे दिल्ली को कैप्चर कर लिया। और बहादुर शाह जफ़र को, जो कि एम्परर ऑफ इंडिया थे, मुगल एम्परर थे, उनको वापस एम्परर बना दिया और उनसे कहा गया कि आप लेटर लिखें जितने भी बाकी रूलर्स वगैरह हैं इंडिया के, कि वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करें। और ब्रिटिश ने इस तरीके से दिल्ली को खो दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, सर जॉन निकोलसन, जो उन्होंने दिल्ली को सराउंड कर दिया और 4 महीने बाद दिल्ली को कैप्चर कर लिया। बहादुर शाह को गिल्टी माना गया और पनिशमेंट के तहत उनके दोनों सन को शॉट डेड यानी उन्हें मार दिया गया, गोली मार दी गई और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, जेल दे दी गई। और जेल दे के उन्हें म्यांमार में उन्हें भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया और उनकी 1862 में मौत हो गई। इवेंट एट लखनऊ में 30 मई 1857 में बेगम हजरत महल, जो कि अवध को एनेक्स करा गया था, ठीक है, अलाइड मिसरूल के हिसाब से, उन्होंने एक अप्रेजिंग स्टार्ट करी और मार्च 1858 में ब्रिटिश ने वापस उसको रिकैप्चर कर लिया और जो बेगम हजरत महल थी वो नेपाल चली गई। इवेंट एट कानपुर 1857 जून में नाना साहब ने भाई लड़े और वहाँ पे ब्रिटिश ने सरेंडर करा उनकी टेरिटरी में। लेकिन दिसंबर 1857 में नाना साहब को दोबारा हरा दिया गया और नाना साहब भी नेपाल चले गए और उनके जो जनरल तात्या टोपे थे वो कल भी चले गए। देखिए ये तात्या टोपे हैं, ये बेगम हजरत महल हैं और ये मंगल पांडे हैं, द ग्रेट मंगल पांडे। इवेंट इन सेंट्रल इंडिया, झांसी एंड ग्वालियर, यहाँ पर लड़ाई चालू हुई जून 1857 में। सर ह्यूज रोस ने सीज कर दिया फोर्ट्रेस को, अब झांसी के जितना महल था उसको सीज कर लिया गया मार्च 1858 में और झांसी को कैप्चर कर लिया गया। कैसे कैप्चर करा गया? क्योंकि जो कुछ ट्रेटर्स थे यानी जो गद्दार थे, उन्होंने जो महल था उसका गेट खोल दिया था। हम लोग हमेशा हारे इस वजह से हैं क्योंकि हमारे किसी व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, यही झांसी में हुआ था। तो लेकिन रानी जो थी वो एस्केप कर गई थी और उन्होंने तात्या टोपे को ज्वाइन कर लिया था। कब ज्वाइन कर रहा था? अप्रैल 4 1858 में। पर रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई कब? जून 17 1858 में ग्वालियर में, जहाँ पर वो लड़ते हुए मारी गई। तात्या टोपे भी मारे गए। वो कब मारे गए? क्योंकि फिर से देखिए जो ग्वालियर के चीफ थे मान सिंह, तात्या टोपे के जो चीफ थे, उन्होंने उन्हें धोखा दिया और तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए देखिए,
कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हैवी रहे इसके लिए। क्या रहे कॉन्सिक्वेंसेस? एक तो कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म हो गया, कंपनी का रूल ख़त्म हो गया, अब डायरेक्टली वो क्राउन को रूल दे दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसके अभी आपके समझ में आ जाएगा। एक एक्ट पास करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1858, जिसमें क्राउन को डायरेक्टली पूरा रूल दे दिया गया। उसमें ये प्रोविंसेस थे, प्रोविजंस थे सॉरी, कि गवर्न कौन करेगा? क्राउन करेगा, ठीक है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एस्टेब्लिश करी, यानी कि जितनी भी कॉलोनीज थी, यानी कि ब्रिटिश सिर्फ इंडिया पे राज नहीं कर रहा था, देश भर, पूरी दुनिया भर के ज़्यादातर हिस्सों में ब्रिटिश का राज था। तो जैसे इंडिया उसकी एक खुद की कॉलोनी थी, तो उस पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में एक जो होगा व्यक्ति, जिसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा या फिर वॉइसरॉय कहा जाएगा, और उसके अंडर कुछ लोग, 5-6 लोग और रहेंगे, सॉरी 5-6 नहीं 15 लोग और रहेंगे, जो कि उसके एक तरीके से एडवाइज़र के रूप में काम करेंगे, ठीक है। और डायरेक्टर्स इस तरीके से कंपनी डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ये पावर चली गई कि वो रूल करने की, ठीक है। अब ये जो 15 मेंबर की जो काउंसिल थी उसमें किस तरीके से रहा? जो 7 मेंबर थे वो डायरेक्टर्स की वजह तरफ से चूजन करे गए और 8 मेंबर क्राउन ने खुद ने चूज़ करे। और इसकी एक शर्त रखी गई कि जितने भी लोग, इन 15 लोग हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा वो मेंबर होने चाहिए जो इंडिया में या तो 10 साल तक रहे हैं या फिर 10 साल तक सर्विस उन्होंने करी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सैलरी और इनके अलाउंस जो थे वो इंडियन रेवेन्यू से पे करने जाने थे। एक्चुअल गवर्नेंस वॉज टू बी कैरीड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टाइटल वॉइसरॉय और क्राउन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो एक्चुअल गवर्नेंस है वो कौन देखेगा? वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर उसे वॉइसरॉय या फिर क्राउन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कहा गया। इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग जो थे वो इंडिया के फर्स्ट वॉइसरॉय बने। अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस बाय ओपन कंपटीशन। पहले क्या था कि सिविल सर्विस में इंडियंस को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अब एक ओपन कंपटीशन कर दिया गया कि भाई इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन जो था 1 नवंबर 1858 में हुआ इलाहाबाद में, ठीक। इसे पब्लिक में इसी दिन बताया गया था और इसमें ये चीज़ें प्रोमिस करी गई। क्या चीज़ करी गई थी? कि भाई हम भारतीयों के किसी सोशल या रिलीजियस मैटर में नहीं बोलेंगे, सबको एक बराबर हम मानेंगे और उनको एजुकेशन देंगे। जितने भी लोगों ने वॉर में पार्टिसिपेट करा था 1857 में, उनको छोड़ दिया जाएगा, बस उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने ब्रिटिशर्स का मर्डर करा है। इंडिया में इंडस्ट्रीज क्रिएट करी जाएंगी। प्रोमोट एंड प्रोग्रेस इन पब्लिक वर्क, और पब्लिक के जितने भी काम हैं जो पब्लिक हेल्थ हाइजीन वगैरह से रिलेटेड हैं, जो पब्लिक के काम आएंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा भाई मुगल्स का और पेशवा का एंड हो गया। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जो थे डिपोर्ट करे गए थे म्यांमार में, बाद में इनकी डेथ हो गई थी, और नाना साहब तो नेपाल चले गए थे, और इसके अलावा कोई पेशवा या फिर मुगल नहीं रहा था। रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट, यानी जितनी भी स्टेट थी जो प्रिंसली स्टेट थी उनके साथ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, यानी कि उनको कब्जाना, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया। और लॉयल प्रिंस जो थे इनको क्या करा गया? इनको रिवॉर्ड दिया गया। रिवॉर्ड क्या चीज़ का? कि फ्यूचर में आपके ऊपर कभी अटैक करके आपकी जो वो है सल्तनत है उसको नहीं छीना जाएगा। और इसके साथ ही साथ कहा गया 1876 में कि क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया जाए। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल कैरीड। देखिए इंडिया में फिर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, क्योंकि ये समझ चुके थे कि भारत में जो हिंदू या मुसलमान या फिर कोई और जितने भी लोग हैं वो रह रहे हैं, वो एक दूसरे यूनाइट हो रहे हैं और एक साथ लड़ने के लिए तैयार है ब्रिटिशर्स के। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल के बारे में सोचा कि किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से भड़काया जाए जिससे का फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठा पाएँ। रेशियल एग्नोटिज्म। ब्रिटिश बिलीव दैट रेशियल सुपेरियर, देखिए रेशियल एग्नोटिज्म का मतलब क्या होगा? ब्रिटिश ने एक चीज़ तो ये सोची कि भाई हम सुपीरियरिटी तो हमें दिखानी पड़ेगी और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम वो चीज़ मेंटेन नहीं करें तो इंडियंस हमें जो है कम दर्जा देंगे। तो इस वजह से कई जगहों पर ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ और कई सारे ऐसे होटल्स, पार्क क्लब थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लगे रहते थे सिर्फ ओनली यूरोपियंस, यानी इंडियंस के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। इंक्रीज रेशियल बिटरनेस।
और रेशियल बिटरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली, क्योंकि अभी 1857 की क्रांति में हिंदू मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी थी, तो अब इंडियंस को वो और गलत नज़रों से, अनफेथफुल नज़रों से देखने लगे कि उनके ऊपर विश्वास नहीं करा जा सकता। फॉरेन पॉलिसी, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन एम्पायर, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन एशियन अफ्रीका, वेज वॉर विद नेबर कंट्रीज, शेड ब्लड एंड मनी इंडियन टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि भाई फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से जितने भी ब्रिटिश है वो अपने एक्सपेंशन करेगी अपनी इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज़ का एशिया में और अफ्रीका में, और आसपास की कंट्रीज़ के साथ वॉर लड़ेगी जिसमें इंडियंस का ही ब्लड जाएगा क्योंकि इंडियन आर्मी है, और पैसा भी इंडियन टैक्स पेयर का लगेगा। ये इनकी फॉरेन पॉलिसी बनी। इसके अलावा चेंजेस आर्मी करेगा। देखिए पहले 1:4000 था, ठीक है, अब क्या कर दिया गया, 1:2 कर दिया गया बंगाल में, और 2:5 मद्रास और बॉम्बे में कर दिया गया। यूरोपियन इन की एरियाज, यानी जो मेजर एरियाज थे उसमें यूरोपियन आर्मी लगा दी गई। ऑफिसर रैंक नॉट गिवन टू इंडियन, इंडियंस को ऑफिसर रैंक नहीं दी जाएगी। जो सोफिस्टिकेटेड, थोड़े खतरनाक, बड़े लेवल के वेपन्स या फिर एम्यूनेशन है वो नहीं दिए जाएंगे, इंडियंस के हाथ में नहीं दिए जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन वाइल रिक्रूटिंग, डिस्क्रिमिनेशन दिया करा जाएगा। देखिए जब इंडियन आर्मी में लोगों को रिक्रूट करा गया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भाई कुछ मुस्लिम्स को रिक्रूट करा, कुछ हिंदू को रिक्रूट करा, कुछ जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा हिंदू थे वहाँ पे मुसलमानों को रिक्रूट करा, जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान थे वहाँ हिंदू को रिक्रूट करा, जहाँ पर लोअर कास्ट के ज़्यादा थे वहाँ पर ब्राह्मण्स को रिक्रूट करा। तो एक तरह से पूरी की पूरी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फैलाते चले गए रिलीजन और आपके कास्ट बेस पे। इन ऑर्डर टू डिस्करेज नेशनलिज्म, मेजर सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी इन द मोस्ट यूनिवर्स आर टेकन। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ध्यान से पड़ेगा। ये पॉइंट आज भी हमारी कंट्री में होता है और मुझे फील होता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और हमेशा से फील हुआ है, पर मेरे ख्याल से इसका बहुत से लोग अपोज भी करेंगे। कि क्या करा गया, देखिए रेजिमेंट्स बनाई जाती हैं आर्मीज़ में, आपने नाम सुना होगा जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। तो ये कब बनाई गई थी, ये ब्रिटिशंस नहीं बनाई थी। क्यों? क्योंकि जाट रेजिमेंट्स बनाने से जाट खुश रहेंगे, गोरखा बनाने से गोरखा खुश रहेंगे, ठीक, सिख रेजिमेंट बनाने से सिख खुश रहेंगे। और ये बार बार जहाँ पर सिख आ रहा है, जाट आ रहा है, गोरखा आ रहा है, यहाँ पे कास्ट डिवीजन या रिलीजियस डिवीजन क्रिएट होंगे और अपनी रेजिमेंट को बढ़ावा देने के लिए, अपनी कास्ट के नाम को बढ़ावा देने के लिए लोग उसका फेवर करेंगे। जो ये आज भी हमारी कंट्री में होता है, मुझे लगता है इसको हटाना चाहिए। प्रिंट मीडिया प्रिवेंटेड टू रीच आर्मी, और जितने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह आर्मी को जाते थे उन्हें प्रिवेंट करा गया कि ये नहीं पहुंचने चाहिए, जिससे कि आर्मी को पता ही नहीं चले देश के बाहर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हुई। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में क्या रहा भाई, जितना भी रॉ मटेरियल था उसे एक्सपोर्ट करा गया और इंपोर्ट करे गए फिनिश गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होके इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रहा था और यहाँ पर हमारे पास फिनिश गुड भेजे जा रहे थे जिन्हें हम खरीद रहे थे। जितनी सैलरीज थी वो इंडियन रेवेन्यू से जा रही थी। हैंडक्राफ्ट, स्पिनिंग, विविंग, जो कॉटेज से रिलेटेड सारा वर्क था वो कोलैप्स हो गया। पीजेंट्स ने रिवोल्ट करा 66-69 के बीच में इंडिगो की वजह से, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती नील कल्टीवेशन के लिए करा जाता, इंडिगो कल्टीवेशन के, तो उन्होंने प्रोटेस्ट भी करा। इंडियंस को हैवी इंटरेस्ट देना पड़ा, डिविडेंड देना पड़ा, कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंडिया। अब बहुत से बुद्धिजीवी लोग आपसे कहेंगे कि ब्रिटिशंस ने कुछ चीज़ें हिंदुस्तान के लिए अच्छी करी, और उन्हें वो हमेशा गिनवाएंगे कि भाई रेलवे दिया, टेलीग्राफ दिया, उन्होंने रोड्स दी। तो उन बुद्धिजीवी लोगों को आप ये जवाब दीजिएगा कि जितना भी ये वर्क करा इंग्लैंड ने अपने सरप्लस, यानी जो एक्स्ट्रा मनी थी उससे करा, और इंडिया से इसी चीज़ का, चाहे वो रेलवे हो, टेलीग्राफ हो, रोड्स हो, इन सब का पैसा वापस लिया हैवी इंटरेस्ट के साथ। तो ब्रिटिशंस ने कोई सी भी चीज़ हमारे फेवर में खुद के लिए नहीं करी। रेलवे बनाया तो उसका खर्चा हमसे लिया, वो भी ज़्यादा लिया, और रेलवे बनाने का फ़ायदा उस टाइम ब्रिटिशंस के लिए इसलिए था कि वहाँ से जल्द वो मार्केट अपनी सेटअप कर सकते हैं, उनकी आर्मी मोबिलाइज हो सकती है जल्द से जल्द, और इंडिया को हमेशा कैप्चर करे रखने के लिए करा। अच्छा काम नहीं करा कभी कुछ ब्रिटिशंस ने हमारे लिए। और जितने भी आपने सती प्रथा हटाई गई है, विडो रीमैरिज एक्ट हटाए गए, ये भी भारतीयों के दबाव में हटाया गया था, इंडियंस ने दबाव डाला था, जैसे राजा राममोहन रॉय ने, ये अभी आप आगे पढ़ लेंगे। तो ब्रिटिशंस ने कुछ अच्छा नहीं करा, मतलबी थे, मतलबी हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म, देखिए
इन सब चीज़ों की वजह से जो नेशनलिज्म था वो भारत में राइज होता चला गया, एक देशभक्ति की भावना क्रिएट होती चली गई। वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा से ज़्यादा ये गैप बढ़ाते चले गए डिवाइड एंड रूल का, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के जो कस्टम्स थे, जो ट्रेडिशंस हैं, आज भी और पहले भी अलग थे। तो दोनों को एक दूसरे को अपोज लाके खड़ा कर देते थे, और वहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे लड़ना चालू कर गए कि भाई हम ये चाहते हैं, आप वो चाहते हैं, दोनों एक दूसरे अपोजिट थे। तो इन्होंने ही, अंग्रेज़ों ने ही हिंदू मुसलमानों का गैप जो है क्रिएट करा है। ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए ड्रॉबैक्स क्या थे। एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, कोई एक लीडरशिप नहीं थी, और ना ही एक कोऑर्डिनेटेड था। यानी कभी कहीं पर इंडिया के पार्ट में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कभी कहीं, तो एक साथ एक बड़ी पावर के तौर से वो नहीं आ पा रहे थे। इनका एक कॉमन गोल नहीं था। देखिए, ये फ्रीडम के लिए, स्वराज के लिए नहीं लड़ रहे थे उस वक्त, ये सिर्फ और सिर्फ एंटी फॉरेन, यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। एक कॉमन गोल नहीं था कि इन्हें चाहिए क्या। ब्रिटिशर्स के पास एक्सेप्शनल ऑफिसर्स थे, कुछ एक्सेप्शनल ऑफिसर थे जैसे सर निकोलसन जैसे, जो हर सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाए थे। ब्रिटिशर्स के बाद अच्छे सोर्सेस थे भाई, उनकी आर्मी जल्दी, अगर यहाँ पर दिक्कत हुई, भारत में दिल्ली में लड़ाई हो रही है, वहाँ कोई दिक्कत क्रिएट हुई तो रेइंफोर्समेंट मद्रास से जल्दी से बुलवा लिया। उनके सोर्सेस अच्छे थे, उनके पास असला बारूद, लड़ने का सामान अच्छा था। जो ये था, ये नेशन वाइड नहीं था। जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, नेशन वाइड नहीं था, पूरे भारत में नहीं था। वो पूरे भारत में क्यों नहीं था, इसकी एक वजह है। देखिए, जैसे ये पूरी एक कंट्री है, तो ये कंट्री बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब ये डिवाइडेड थी, तो पहले क्या होता था कि भाई मैं यहाँ हूँ तो मेरी जो लॉयल्टी वो इस एरिया के साथ रहेगी, आप यहाँ रहते हो तो आपकी लॉयल्टी इस एरिया के साथ है। कोई व्यक्ति यहाँ रहता है तो उसकी लॉयल्टी इसके साथ है, कोई व्यक्ति यहाँ रहता है तो उसकी लॉयल्टी इसके साथ है। एज अ होल हमारी लॉयल्टी कभी क्रिएट नहीं हुई। एज अ भारत, इंडिया एज अ नेशन हमने कभी देखते नहीं थे। हमारी पर्टिकुलर छोटे किंगडम से लॉयल्टी रहती थी। इसी वजह से सिंध और राजस्थान इस टाइम चुप रहे। मद्रास और बॉम्बे की जो आर्मी थी वो लॉयल रही ब्रिटिशर्स के। और कुछ इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट ही नहीं करा 1857 को, जो कहते थे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को एडवांस क्रिएट बना रहा है, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अपराइजिंग वो सपोज टू स्टार्ट, अपराइजिंग को स्टार्ट होना था, जो कि एक प्लान बनाया गया था, वो 31 मई को बनाया गया था, पर कार्टेज के इंसिडेंट की वजह से वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया। और जब स्टार्ट हो गया जनवरी 1857 में, तो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट नहीं हो पाई। ये जो हमने अभी तक चैप्टर पढ़ा है, ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। वही हमारा सबसे बड़ा चैप्टर था 5 चैप्टर्स में। और हम आ जाते हैं द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जो कि सेकेंड चैप्टर है। देखिए, नेशनलिज्म क्या है, उसकी एक जो बुकिश आपकी डेफिनेशन है वो दी हुई है। रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस, कॉमन कॉन्शियसनेस दैट emerges when people living in common territory share the same historical, political, cultural background, have the same language, cultural values and consider themselves as one nation। यानी कि एक जगह पर आप रहते हैं, वहाँ पर आप छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड नहीं है, आप आसपास के सभी राज्यों को एक मानते हैं और एक शक्ति की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसे नेशनलिज्म की फीलिंग कहते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, जो कि अभी आपको पीछे बताया भी गया था क्यों ऐसा नहीं था। जो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यानी 1850 के बाद का जो टाइम था वो कैसा था, उसमें इंस्पायर्ड हुए इंडियन फॉरेन पावर से लड़ने के लिए और एक स्ट्रगल करने के लिए डिटरमाइन हुई कि कंट्री को फ्रीडम हम दिलवाएंगे, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इनके अंदर बढ़ती चली गई। देखिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आपने ऊपर भी पढ़ा था, पीजेंट्स के साथ जो हो रहा था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि अपने लैंड बेचने पड़ रहे थे हाई टैक्सेस की वजह से। आर्टिशन क्राफ्टमैन, इनकी वैल्यू कम हो गई। आर्टिशन एंड क्राफ्टमैन की जो चीज़ें बनती थी उनके यहाँ पर रेडीमेड क्रिएट होने लगे और इनकी वैल्यू गिरती चली गई। इनको जो पॉन्ट्रेज मिलती थी, जो चंदा वगैरह मिलता था, वो गिरना चालू हो गया। इसके अलावा जो वर्किंग क्लास था, ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन फेल्ट बाय लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग क्लास वर्किंग इन इंडस्ट्रीज हेडेड बाय इंग्लिशमैन अराउंड इंडिया। जितनी वर्किंग क्लास पीपल्स थे वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, उन्हें हेड कौन कर रहा था, इंग्लिश पर्सनस हेड कर रहे थे। उनको एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह फील होने लगी उन्हें, और उन्हें लगा कि अब हमें भी
मूवमेंट में, जो नेशनल मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसी तरीके से एक नई थिंकिंग क्रिएट हो गई, क्योंकि वर्किंग क्लास, देखिए कहीं पर कुछ गरीब तबका रहता है, कहीं पर अमीर, लेकिन वर्किंग क्लास पूरे भारत में फैला हुआ था, ठीक है, मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं। तो उसकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो स्ट्रांग हुई और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पूरे देश में स्प्रेड हो गई। कुछ एजुकेटेड इंडियंस ने क्या करा, नॉट गेटिंग, जो कुछ एजुकेटेड इंडियन थे उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, उनके दिमाग में डिससेटिस्फेक्शन आया, उनके दिमाग में आया कि इंडिया को इकोनॉमिकली बैकवर्ड बनाया जा रहा है, इंडियंस को आगे ना बढ़ा के। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो रिप्रेसिव थी, जो बहुत ख़राब थी, जो इंडिया को लेट डाउन कर रही थी। वो क्या क्या थी? मैनी पॉलिसीज़ मेकिंग बैरियर फॉर इंडियन ग्रोथ, कुछ पॉलिसीज़ थी इंडियन की ग्रोथ को बैरियर बन रही थी। खासकर वो जो लॉर्ड लेटन, जो वॉइस रहे थे इंडिया के 1876 से 1888 में, उन्होंने नेशनल मूवमेंट के कैटलिस्ट की तरह काम करा। यानी लॉर्ड लेटन द्वारा जो कुछ पॉलिसीज़ थी वो ऐसी थी जिसकी वजह से नेशनलिस्ट मूवमेंट एकदम से बढ़ा। वो कौन सी पॉलिसीज़ थी? लॉर्ड लेटन ऑर्गेनाइज्ड ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877, 1877 में एम्प्रेस ऑफ इंडिया के स्वागत के लिए लाखों रुपए खर्च करे गए, तब कि कुछ नहीं करा गया इंडियंस के लिए, जो कि उस टाइम फेमाइन से, भुखमरी से जूझ रहे थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया, जिसमें कहा गया कि भी जितने भी न्यूज़पेपर हैं जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रहे हैं उनके ख़त्म कर देना चाहिए, उन पेपर्स को बैन लगा देना चाहिए। बट ये लॉर्ड रिपन जो 1882 में जो इंडिया के वॉइस रॉय रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को चेंज कर दिया था। खैर, एक इंडियन आर्म्स एक्ट आया 1878 में, जिसमें कहा गया कि जितने भी भारतीय अगर कोई सा भी वेपन रखेंगे विदाउट लाइसेंस तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज, जो हाई रेटेड जॉब्स थी, उसमें उम्र पहले 21 साल हुआ करती थी कि 21 साल तक आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, उसको 19 कर दिया गया। तो ये कहा गया कि भाई ये इसमें तो अभी इंसान अपनी सेकेंडरी एजुकेशन ही कंप्लीट करता है, इसमें एकदम से सिविल सर्विस के लिए कैसे वर्क कर पाएगा। तो ये एक बड़ी ख़राब चीज़ थी। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल रिमूव्ड, और ब्रिटिश टेक्सटाइल से इम्पोर्ट ड्यूटीज़ उन्होंने ख़त्म कर दिया। ब्रिटिश का सामान इंडियन ईजिली आ सकता था कम पैसों पे, और इंडिया में बिकेगा कम रेटों पे, और इंडियन मार्केट उसके साथ compete नहीं कर पाएगी। एक सर सीपी इल्बर्ट थे, इल्बर्ट बिल वो लेकर आए 1883 में, और ये इल्बर्ट बिल काफ़ी सारे ब्रिटिशंस द्वारा, इंडियंस नहीं ब्रिटिशंस द्वारा बहुत ज़्यादा ये क्या करा गया, इसके खिलाफ आए ब्रिटिशंस। क्यों आए थे? क्योंकि इस बिल के हिसाब से, जो कि लॉर्ड रिपन द्वारा, अभी तक जितने भी वॉइस रॉय थे उनमें सबसे सही लॉर्ड रिपन ही थे, क्योंकि वो इंडियंस का कुछ ना कुछ सोचते थे। ये मेरा मानना है पर्सनल, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने कहा कि जितने भी ब्रिटिशंस अगर कोई सा भी क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे तो उनको इंडियन जजेस, इंडियन मजिस्ट्रेट सज़ा दे सकते हैं, वहाँ पर उनको ट्रायल में आना पड़ेगा। बट इस वजह से जितने भी आपके ब्रिटिशंस थे उन्हें ये चीज़ ख़राब लगी, उन्होंने प्रोटेस्ट करा। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने की वजह से इस बिल को थोड़ा सा अमेंड करना पड़ा, चेंजेस लाने पड़े। तो कहा गया कि भाई ब्रिटिशंस जो हैं वो कोर्ट में आएंगे इंडियंस के, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो लोअर कोर्ट्स होंगे, यानी सेशन कोर्ट्स और डीएम तक की रहेगा। इसके जितने भी ऊपर होंगे कोर्ट्स, उसमें अंग्रेज़ को अंग्रेज़ ही हैंडल करेगा। यानी अंग्रेज़ अगर कोई गलती करता है तो उसको हिंदुस्तानी सज़ा नहीं सुना पाएगा। ये हुआ। तो इसकी वजह से जो इंडियंस थे वो काफ़ी हद तक समझ गए कि फेयर प्ले, यानी साफ सीधे तौर पर ब्रिटिशंस जो है सही तरीके से आगे इंडियन के साथ नहीं चलेगी। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आए। इंडियन को रियलाइज़ हुआ कि भाई जो वेस्ट कल्चर की बेस्ट चीज़ें और ईस्ट कल्चर की जो बेस्ट चीज़ें उन्हें लिया जाए और उनसे सीख ली जाए। जैसे कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करा जाए, चाइल्ड मैरिज, डॉरी सिस्टम, पर्दा सिस्टम, इन सबको ख़त्म करा जाए। और द मूवमेंट फॉट फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वालिटी, और इंडियंस को लिबर्टी, भाई उनकी आज़ादी जो है, उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इक्वालिटी की तरह मूवमेंट के लिए मूवमेंट्स क्रिएट करे जाएं। तो इसमें जो प्रोमिनेंट मूवमेंट्स थे, जो जाने माने थे, उसमें एक था ब्रह्मो समाज, जो राजा राम मोहन द्वारा लेकर आया गया था। आर्य समाज, स्वामी
दयानंद सरस्वती के द्वारा लाया गया था। देखिए जितनी भी आपको ये वीडियो क्लास है उसमें कुछ लोगों के फ़ोटोज़ हैं, कुछ लोगों के नहीं हैं। फ़ोटोज़ सिर्फ उन लोगों के हैं जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं और जिनके क्वेश्चंस आते हैं। दयानंद सरस्वती जी का कोई भी फ़ोटो या फिर स्वामी विवेकानंद जी का फ़ोटो इस यूनिट में नहीं है, तो इस यूनिट से पिक्चर क्वेश्चन उनके नहीं आएंगे। राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन के फ़ोटोज़ हैं, तो इनके में से पिक्चर्स आ सकते हैं, पिक्चर क्वेश्चंस, तो उन्हीं के फ़ोटोज़ दिखाए गए आपको। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती लेकर आए। राधा कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सत्य सड़क समाज जो था ये हमारे लिखा है ज्योतिबा फूले। अब इनमें क्या क्या वर्क इन्होंने करे ये भी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए लॉर्ड रिपन है, ये लॉर्ड लिटन है, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, जिनके नाम पे हमारी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी भी है। देखिए राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहा, टू डू अवे रिलीजन एंड सोशल बिलीफ्स इन बंगाल। 1828 में इन्होंने फाउंड करा ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा फाउंड करा, जिसका नेम चेंज करके ब्रह्मो समाज कर दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई एक भगवान की पूजा होनी चाहिए, और इन्होंने प्रेयर के ऊपर, मेडिटेशन, चैरिटी, मोरालिटी के ऊपर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए सारे रिलीजन के बीच में, सारे कास्ट के बीच में। कास्ट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने कैंपेन चलाया किसके खिलाफ, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा के लिए, पर्दा सिस्टम के लिए, पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा वाइफ्स रखने को पॉलीगैमी कहते थे, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए, विडोज़ के रीमैरिज के लिए, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए करा इन्होंने मूवमेंट। यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से विलियम बेंटिक, तो कि जो कि उस 1829 में गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सती को इलीगल ठहराया। ठीक है, तो सती प्रथा को भाई ब्रिटिशर्स ने नहीं कराया, राजा राममोहन रॉय की वजह से हुआ है, समझे आप। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले एक एजुकेटेड लो कास्ट पर्सन थे, जो कि 1854 में इन्होंने स्कूल ओपन करा अनटचेबल्स के लिए, अछूत लोग जिन्हें माने जाते थे पहले। एक ऑर्फनेज यानी आश्रम बनाया इन्होंने, किसके लिए, विडोज़ के लिए। लोगों को अपने राइट्स के बारे में एजुकेट करा। सत्य सड़क समाज 73 में बनाया, जिसका एम क्या था, सिक्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो वीक सेक्शन है सोसाइटी का उसको जस्टिस दिलवाने का काम करा। इन्होंने काम करा विडो में रीमैरिज के लिए, इन्होंने मूवमेंट चलाया महाराष्ट्र में। वर्क फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन, और वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने काम करा। स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद ने क्या करा, इन्होंने इंडियन कल्चर को सुपीरियर बताया और सिविलाइजेशन को, क्योंकि अभी तक जो हम मानते हैं, आज भी मानते हैं, बल्कि पहले भी मानते थे कि ब्रिटिशन सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने कहा ऐसा नहीं है, जो इंडियन सुपीरियरिटी है, इंडियन कल्चर ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा सुपीरियर है किसी और समाज से। तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में उन्होंने फील करवाया। रिफॉर्मर्स, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स क्रिएट कराए गए जिसमें अनटचेबिलिटी को गलत ठहराया गया, कास्ट सिस्टम को गलत ठहराया गया, और लोगों में भाईचारे और व्यवहार, एक से व्यवहार की जो फीलिंग थी उसे क्रिएट करी। और वुमेन्स की इंपॉर्टेंस को इग्नोर ना करें, इन्होंने ये कहा। प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन इंडिया, इंडिया के जो डोमिनेशन है ब्रिटिश का, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज देन फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड, ये उस वक्त ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें स्वराज शब्द का इस्तेमाल करा, और इन्होंने रेस करा एक स्लोगन, इंडिया फॉर द इंडियंस। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए और स्वराज, ये दो चीज़ें पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्टार्ट करी। रोल ऑफ प्रेस, लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन स्टार्ट करे गए, जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका, द बंगाली, द ट्रिब्यून, द पैनीर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एट्सेट्रा, अलग अलग लैंग्वेज में, जिससे कि जो आपकी बातचीत है, जो नेशनल में नेशनल सेंटिमेंट्स हैं, वो पूरे देश तक जाएं, अलग अलग भाषाओं में जाएं। इससे क्या हुआ, लोगों में पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आई, फीलिंग ऑफ लिबर्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट, होम रूल, इंडिपेंडेंस क्रिएट हुई। और जितनी भी पॉलिसीज़ थी जो कि गलत थी ब्रिटिशर्स थी, उनका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ। अलग अलग जो देश के पार्ट थे उनके अंदर उनका जो व्यू थे अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, वो एक्सचेंज होना स्टार्ट हुए। लोगों को अवेयर करवाया ग्लोबल कंडीशंस के बारे में, यानी इंडिया के बाहर भी क्या क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर करवाया।
प्रिकर्सर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी कि प्रिकर्सर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश होने से पहले और कौन कौन सी पार्टीज थी और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का किस तरह गठन हुआ, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी जो कि एक लंदन बेस्ड थी 1866 में, जो चलाई जाती थी दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इनका काम क्या था? इन्फो ऑफ ऑल इंडियन सब्जेक्ट टू ब्रिटिश सिटीजन एंड एमपीज हैं यहाँ पर, यानी कि इंडिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं ब्रिटिश सिटीजन्स को बताना और वहाँ के एमपीज के पास तक अपनी बात लेकर जाना। वॉइस ग्रीवेंस ऑफ इंडियन एंड सजेस्टेड रेमिडियल मेजर्स, यानी इंडिया में जो जो चीज़ें कंप्लेंट्स हैं, सीरियस कंप्लेंट्स हैं, उनकी आवाज़ बनना और वहाँ पर रेमिडीज़ क्या हो सकती हैं, इनको किस तरह सुधारा जा सकता है, इसके बारे में बातचीत करें। एम्स टू रिजॉल्व इंडियन प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे रिजॉल्व करा जाए, यही इसीलिए इंडियनों ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी। इनके अदर ऑफिस मुंबई में थे, कोलकाता में थे और चेन्नई में थे। इंडियन एसोसिएशन ये बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में स्टार्ट करी गई थी। इसमें कौन कौन थे? लॉयर्स थे, प्रोफेशनल्स, पीपल्स थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये जो लोग थे वो उनके मेंबर्स थे। ब्रांच इन बंगाल, इनकी ब्रांच बंगाल में थी और आउटसाइड भी कुछ जगहों पर थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? बॉडी ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉमन पीपल फॉर कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, यानी कि कॉमन पीपल्स को, आम आदमी को एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए कलेक्ट करना। फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की जो फ्रेंडली रिलेशन आना। मास पार्टिसिपेशन इन पब्लिक मूवमेंट, और पब्लिक मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। अचीवमेंट क्या क्या थे? लॉन्च एजुटेशन अगेंस्ट ऑप्रेसिव एक्ट्स लाइक, यानी कि इन्होंने क्या करा? लॉन्च करा एजुटेशन, जो गुस्से की भावना थी वो लॉन्च हुई इनकी वजह से, जैसे कि लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट था, 19 साल उम्र कर देना, 21 साल से सिविल सर्विस, इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन करना स्टार्ट करें। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 1880 थी, ये भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा करी गई थी। ब्रिंग टुगेदर ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कोलकाता, तो ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो कोलकाता में बुलाई गई थी, कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया नेशनल की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कोलकाता में, उसमें इन्होंने एक रोड मैप तैयार करा और उसी रोड मैप से इंडियन नेशनल कांग्रेस का आगे जाके गठन हुआ था 2 साल बाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इट्स सेकंड सेशन इन दिसंबर, और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेकंड सेशन दिसंबर में लिया गया कोलकाता में, और कांग्रेस ने इस वक्त मुंबई में करा गया। दोनों की देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितनी भी चीज़ें थी वो लगभग सेम ही थी। इस वजह से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो था अपना मर्ज कर लिया 1886 में, ठीक है। देखिए, ये दादा भाई नौरोजी थे, ये हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ये व्यक्ति कौन है? ये है A.O. ह्यूम्स, जो भी पढ़ेंगे आप कौन है ये उमेश चंद्र बनर्जी हैं, ये भी अभी आप पढ़ेंगे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी 28 दिसंबर 85 में, ठीक। और हमारी जो वो थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 86 में मर्ज हुई थी। A.O. ह्यूम्स, यानी कि ये जो है ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे और इन्होंने फॉर्मेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करी। इन्होंने कहा कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के टेंशन क्रिएट कर पाए, और आपकी सारे ड्रॉबैक्स को आप किस तरीके से उन्हें रेक्टिफाई करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे रेक्टिफाई होने चाहिए, ये सजेस्ट कर पाए। 84 में ह्यूम्स ने क्या करा? इंडियन लीडर्स की कंसल्टेशन के साथ इंडियन नेशनल यूनियन की, सॉरी नॉट कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन की फाउंडेशन रखी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, इस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट पार्ट्स के लोगों ने रिप्रेजेंट करा, और ये जो थी वो पुणे में होने वाली थी 25 दिसंबर 85 में, बट वहाँ पर प्लेग जो था वो बढ़ चुका था, इस वजह से वेन्यू चेंज करके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई रखा गया, और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 85 तक ये कॉन्फ्रेंस चलनी थी, जिसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे उमेश चंद्र बनर्जी।
जो कि ये हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 75 लोग आए, 75 अलग डेलीगेट्स आए, और दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देना चाहिए। तो बेसिकली इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ 28 दिसंबर 1885, और यही वो दिन है जिस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस फाइंड करी गई। लॉर्ड डफरिन जे इस टाइम जो वाइस रॉय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने फेवर करा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्यों फेवर करा इन्होंने? क्योंकि इन्होंने कहा कि ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा, यानी कि अगर आगे चल के कोई दिक्कत होती है तो इन लीडर्स के थ्रू किसी भी इंडिया की प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है, तो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एम क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट देखिए WC बनर्जी थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। एम्स क्या कहते हैं? फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो पूरे भारत में काम कर रहे हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना। डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, लोगों में नेशनल यूनिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन प्रोविंस क्रिएट करना, लोगों के अंदर भावना यूनिटी की। पॉपुलर डिमांड को फॉर्मुलेट करना और उनको गवर्नमेंट के सामने रखना। लोगों को ट्रेन करना पब्लिक ओपिनियन के लिए और ऑर्गेनाइज करना पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकली इन्होंने ट्रेन करा। सिंस एवरी ईयर हर साल जो सेशन था वो दिसंबर में रखा गया प्रोग्रेस चेक करने के लिए और जो एम्स है उनको चेक करने के लिए। तो ये थी आपकी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की। अब हमारा आ जाता है देखिए फर्स्ट फेस ऑफ नेशनल मूवमेंट। ये हम नेक्स्ट में सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी था। सेकंड वीडियो में लगभग ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए जो आपने पढ़ा है उस पर आप एक बार देख लीजिए। आपने आज जो पढ़ा है इस वीडियो में वो इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा है 57 से 1971 में, और इसमें 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में से आपने ये दोनों कवर करे हैं, ये 3 नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।